सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी सीजीएल 2024 के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसका जो 9 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हुआ था उसके जीके जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर जो भी फैक्ट्स मैं यहाँ पे बताऊँगी वो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन मुंबई इन 1867? 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। तो अब हम लोग यहाँ पे सारे जितने भी तरह के मॉडर्न हिस्ट्री में समाज को इस्टेब्लिश किया गया था उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी कि ईयर बाय ईयर देखेंगे। तो सबसे पहला है ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज कब इस्टेब्लिश हुआ? 1828 में। और इसे किसने इस्टेब्लिश किया? राजा राम मोहन राय ने। और इसे स्टार्टिंग में क्या बोला जाता था? ब्रह्मो सभा बोला जाता था, लेकिन बाद में इसे क्या नाम रख दिया गया? ब्रह्मो समाज। इसी का नाम ब्रह्मो समाज हो गया बाद में। सेकंड है बेदा समाज। बेदा समाज कब इस्टेब्लिश हुआ? 1828 के बाद 1864 में, 1864 में। और इसे किसने इस्टेब्लिश किया? केशव चंद्र सेन और श्रीधरालु नायडू ने इसे इस्टेब्लिश किया। कहाँ पे? मद्रास में किया। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज को कब इस्टेब्लिश किया गया? 1867 में। और इसे किसने इस्टेब्लिश किया? इसे केशव चंद्र सेन के इन्फ्लुएंस में, मतलब यानी कि उनके अंदर में ये काम किया गया था। और किसने किया था इसका इस्टेब्लिशमेंट? महात्मा महादेव गोविंद रानडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था। कहाँ पे? बॉम्बे में। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज। इसे किसने इस्टेब्लिश किया था? ज्योतिराव फुले ने। और कब किया था? 1873 ईस्वी में, 1873। नेक्स्ट आर्य समाज। इसे किसने इस्टेब्लिश किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1875 में। और इसे कहाँ इस्टेब्लिश किया था? इस्टेब्लिश कहाँ पे किया गया था? मानिक चंद वाटिका, बॉम्बे में एक प्लेस है, वहाँ पे किया गया था। और इसे 1877 में कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? इसे लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है देवा समाज। इसे किसने फाउंड किया? शिव नारायण अग्निहोत्री ने फाउंड किया। और कब किया? 1887 में। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा, जो भी मैंने यहाँ पे समाज को बताया है वो सारे ईयर बाय ईयर हैं। तो 1828 में ब्रह्मो समाज, उसके बाद 1864 में आया बेदा समाज, उसके बाद आया 1867 में प्रार्थना समाज, उसके बाद आया 1873 में सत्यशोधक समाज, उसके बाद आया 1875 में आर्य समाज, और उसके बाद आया 1887 में देवा समाज। तो इस तरह से ईयर बाय ईयर याद रखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा सही अच्छे ढंग से याद रहेगा ये सारे फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following Indians is named in Time Magazine's list of 100 most influential people of 2021? टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लता मंगेशकर वॉज ऑनर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इन द ईयर 2001? लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब हम लोग भारत रत्न से रिलेटेड जब भारत रत्न स्टार्ट हुआ था उस टाइम किन किन लोगों को दिया गया था भारत रत्न, और 2001 में किन किन लोगों को दिया गया था, और लेटेस्ट में 2024 में किन किन लोगों को दिया गया है, वो सभी को देखेंगे। तो भारत रत्न स्टार्ट कब हुआ था? 1954 में। और इस ईयर्स में किन किन लोगों को दिया गया भारत रत्न? तो यहाँ पे श्री राजा गोपालाचारी को दिया गया, जो कि क्या थे? लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के।
दूसरे व्यक्ति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको दिया गया। वो क्या थे? हमारे कंट्री के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और इंडिया के। और थर्ड पर्सन कौन है? सी वी रमन, जो कि एक फिजिसिस्ट थे और इन्होंने फिजिक्स में स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में इस एरिया में इन्होंने काम किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1954 में श्री राजागोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रमन को अवार्ड भारत रत्न दिया गया। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस तरह से ट्रिक से याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है राजागोपालाचारी है वो भी आर से है, सेकेंड टर्म सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है वो भी आर से ही है, और सी वी रमन में भी जो सेकेंड वर्ड है वो आर से ही है। तो इसमें इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइम भारत रत्न दिया गया वो किन लोगों को दिया गया? आर को दिया गया। तो ये इस RRR मूवी के नेम से इस तरह से याद रख सकते हैं। इसी तरह से मैं जितने भी भारत रत्न के विनर हैं वो सभी का 1954 से लेकर 2024 तक के सभी भारत रत्न विनर का नेम मैं ट्रिक के साथ लाऊंगी एक अलग वीडियो में। 2001 में किन किन लोगों को दिया गया? लता मंगेशकर को दिया गया जो कि एक सिंगर थी, और सेकंड बिस्मिल्लाह खान को दिया गया जो कि एक म्यूजिशियन थे, जो कि क्या बजाते थे? शहनाई। तो 2001 में देख सकते हैं दोनों ही म्यूजिक से रिलेटेड लोगों को दिया गया। और ये लेटेस्ट वाले हैं 2024 में किन किन लोगों को दिया गया उन्हें देख लेते हैं। तो इसमें है कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। सेकंड है लाल कृष्ण आडवाणी जो सेवेंथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के रह चुके हैं। थर्ड है चरण सिंह जो एक फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं और इंडियन पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। फोर्थ है पी वी नरसिम्हा राव। तो पी वी नरसिम्हा राव क्या है? ये एक इंडियन लॉयर, स्टेट्समैन और पॉलिटिशियन रह चुके हैं। और फिफ्थ है एम ए स्वामीनाथन जो कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं। तो इस बार पहली बार 2024 में कितने लोगों को दिया गया भारत रत्न? 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विथ रीट जुरिस्डिक्शन एंड हैव प्रोविजन सिमिलर टू आर्टिकल 32? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रीट क्षेत्राधिकार से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान है? तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 के से मैच करता है। और आर्टिकल 32 में क्या आता है? रीट्स के बारे में इसमें दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आप 32 के अकॉर्डिंग कहाँ रीट फाइल कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो इसी तरह से पूछ रहा है कि इसी के जैसा कौन सा एक आर्टिकल है जो रीट जुरिस्डिक्शन के अंदर में आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 226। और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप रीट कहाँ फाइल कर सकते हैं? हाई कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं। तो हम लोग रीट के बारे में सारे फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो रीट का मतलब क्या होता है? रीट का मतलब ही होता है कमांड देना और इंडिया में रीट्स कौन कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है? आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में रीट फाइल कर सकते हैं। अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप इस आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग आप रीट फाइल कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया में कितने तरह के रीट्स हैं और कौन से रीट्स के अंडर क्या दिया गया है, क्या क्या प्रोविज़न दिया गया है। तो कौन कौन से रीट्स हैं इंडिया में? हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी और को वारंटो। तो हम लोग सारे के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो हैबियस कॉर्पस के लिए क्या टर्म याद रखना है? इसका याद रखना है H फॉर हैबियस और H फॉर हैव बॉडी ऑफ। तो याद रखना हैबियस कॉर्पस के अंडर आता है टू हैव द बॉडी ऑफ। इसका मतलब है कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो वो अगर निर्दोष है तो वो अपने साइड से किसी पर्सन को प्रूफ देने के लिए रख सकता है जिससे कि वो निर्दोष साबित हो जाए।
तो ये आता है हैबियस कॉर्पस के अंडर में। सेकंड है मैंडमस। मैंडमस के लिए याद रखना है बी कमांड, यानी कि इसमें दिया गया है कि अगर कोई पर्सन अपने ऑफिशियल वर्क को करने में फेल हो रहा है, अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो रहा है, वो ड्यूटी को करने से रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है, तो उस पर्सन के अगेंस्ट में उसे ऑर्डर कमांड दिया जा सकता है, ऑर्डर दिया जा सकता है कि वो काम को अच्छे ढंग से परफॉर्म करे। तो ये होता है मैंडमस के अंडर में, ये ड्यूटी से रिलेटेड है, इसका मतलब होता है बी कमांड। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। तो इसके अंडर में क्या है, प्रोहिबिशन का मतलब ही होता है टू फॉरबिड, यानी कि किसी को किसी चीज़ को करने से मना करना। तो इसमें क्या है, एक है लोअर कोर्ट और एक होता है हायर कोर्ट। तो लोअर कोर्ट अगर अपने काम को सही से नहीं कर रहा है, वो अपने जुरिस्डिक्शन को सही से नहीं दे पा रहा है, तो जो अपर कोर्ट होता है, इसे हम लोग हाई कोर्ट नहीं अपर कोर्ट बोलेंगे। तो अपर कोर्ट जो होता है वो उसके काम को बीच में ही रोक देता है, आगे फर्दर काम करने से बीच में ही रोक देता है। तो ये होता है प्रोहिबिशन के अंडर में, इसके लिए याद रखना है टू फॉरबिड। नेक्स्ट है सरसरी। तो सरसरी में क्या होता है, सरसरी में भी हाई अपर कोर्ट और लोअर कोर्ट से रिलेटेड ही है ये भी। इसमें क्या होता है कि प्रोहिबिशन में था कि वो अपर कोर्ट है जो लोअर कोर्ट को बीच में रोकता है, आगे फर्दर काम करने से रोकता है। लेकिन जो सरसरी होता है उसमें क्या होता है, जब लोअर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आता है तो अपर कोर्ट के द्वारा उसे रिव्यू किया जाता है कि उसका जुरिस्डिक्शन जो है, उसने जो न्याय किया है वो सही है या नहीं। और अगर उसके जुरिस्डिक्शन में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे फिर वहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है और फिर से उस जुरिस्डिक्शन को लाया जाता है अपर कोर्ट के द्वारा। तो सरसरी के लिए याद रखना है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि लोअर कोर्ट जब भी कुछ जुरिस्डिक्शन देता है तो उसे रिव्यू किया जाता है, ये याद रखना है सरसरी में। लास्ट है को वारंटो। इसके लिए याद रखना है वाई, व्हाट, ऑथोरिटी और वारंट। तो इसमें भी ड्यूटी से रिलेटेड है कि अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो वो किस अथॉरिटी से कर रहा है, तो उसके लिए उसे प्रूफ देना होगा कि किस अथॉरिटी से वो उस काम को, उस जॉब को कर रहा है। तो ये आता है को वारंटो में। तो आई होप कि आप लोगों को सारे रीड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लठमार होली इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। अब हम लोग नॉर्थ ईस्ट में जो भी फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं उसे देखेंगे, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स होते हैं वो ज़्यादा याद करना डिफ़िकल्ट होता है, तो उसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट है सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन सा फेस्टिवल होता है, माघे संक्रांति, गुड फ्राइडे, सकेवा, सागा दावा, लोसुंग, सोनम लोचार, लोसर, होली, रामनवमी, ये होता है सिक्किम में। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, सियांग रिवर फेस्टिवल, पैंग साउ पास विंटर फेस्टिवल, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, सोलुंग, नयोकुम, लोसर फेस्टिवल। और लोसर फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया जाता है, मोनपा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है ड्री फेस्टिवल, बोरीबूट, लोकू, सैंकेन और मोरीलंग। तो ये सारे फेस्टिवल्स के जो नेम है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो मैं इसके लिए ट्रिक के साथ एक अलग से वीडियो लाऊंगी जहाँ से आप लोगों को लंबे टाइम तक ये सब फेस्टिवल्स का नेम याद रहने वाला है। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर में कौन कौन सा फेस्टिवल होता है, गैंग नगाई, लुई नगैनी, याओसांग जिसे ढोल जाता भी बोलते हैं, चेरोवा जो कि मणिपुर का न्यू ईयर होता है, और है कांग एक रथ यात्रा होता है मणिपुर का, हेकोरी हितोंगवा, लाई हरोवा, कूट फेस्टिवल ऑफ कुकी चिन मिजो। कूट जो फेस्टिवल है वो कुकी चिन मिजो ट्राइब मनाते हैं मणिपुर में। चुम्फा जो कि टैंगखूल नागास सेलिब्रेट करते हैं।
कांग रथ यात्रा, चेरी ब्लॉसम, संगई और निंगकोल चैक कौवा, ये सारे हो गए कहाँ के फेस्टिवल, मणिपुर के। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड में कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं, हॉर्नबिल, मोआत्सु, एलोंग, हेगा, बुसु, सक्रिनई, मिमकुट, सुखनई, सुमीनागा, टुलुनी, एलंग, लोयरा फानित फेस्टिवल, नेकन्यूलेम, मिमकुट, सक्रिनई और यसोंग, ये है नागालैंड का फेस्टिवल। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम में कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, बीजू, चापचारकूट, मेमकुट और पॉलकुट। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मिजोरम है वहाँ पे कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं जिसमें लास्ट में कूट लगा हुआ है, वो सारे मिजोरम्स के हो जाएंगे। नेक्स्ट है मेघालय का। मेघालय में कौन कौन सा होता है, सैडसुक मेनसिम, नोंगक्रेम फेस्टिवल, बेदन्यानक्लाम फेस्टिवल, सैडसुकरा, बांग्ला फेस्टिवल और स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, ये कहाँ के फेस्टिवल है, मेघालय के फेस्टिवल्स हो गए। लास्ट है त्रिपुरा। यहाँ पे कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं, खर्ची पूजा, पिलाक फेस्टिवल, अशोक अष्टमी और गरिया पूजा, ये होता है त्रिपुरा में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट चैलेंज डज फॉरेन इन्वेस्टमेंट मोस्टली फेस इन इंडिया, यानी कि भारत में विदेशी निवेश को अधिकांशतः किस चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो भारत में जब फॉरेन लोग का इन्वेस्टमेंट होता है तो उन लोगों को किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ये पूछा गया है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, इनकंसिस्टेंट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, यानी कि यहाँ का जो रेगुलेशन रूल्स रेगुलेशन का जो इन्वायरमेंट है वो कंसिस्टेंट नहीं है, ये बोला जा रहा है, नॉट कंसिस्टेंट। अब हम लोग और भी देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के टाइम पे। तो इसमें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमर्शियल लॉ एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस, टैक्स एंड टैरिफ, लेबर लॉ, तो ये इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। तो दाल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश है। अब हम लोग अलग अलग जो क्रॉप्स है, जो अनाजें हैं, वो सब उन सबों का कौन सा स्टेट जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उसको देखेंगे। तो जो अनाज होता है उसमें व्हीट है, व्हीट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उत्तर प्रदेश, राइस का है वेस्ट बंगाल, ग्राम का है मध्य प्रदेश, ग्राम यानी कि जो चना होता है, और चना किस में आता है, पल्सेस में आते हैं। तो इसमें कौन है, मध्य प्रदेश है। बार्ली में हो जाएगा महाराष्ट्र, बाजरा में हो जाएगा महाराष्ट्र। कैश क्रॉप यानी कि जो क्रॉप को लगाया जाता है बिजनेस पर्पस से, तो उसमें आता है शुगर केन, और शुगर केन में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उत्तर प्रदेश। अब हम लोग ऑयल वाले में चलेंगे। कोकोनट का है केरला, ग्राउंड नट में है आंध्र प्रदेश, मस्टर्ड में है राजस्थान, कोकोनट में है महाराष्ट्र, जूट में है वेस्ट बंगाल, सिल्क में है कर्नाटका, कॉफ़ी में है कर्नाटका, रबर में है केरला, टी में है असम, टोबैको का है कौन, गुजरात, कैसियो यानी कि जो काजू होता है उसमें फर्स्ट कौन है, केरला, और टर्मरिक में कौन है, आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा टर्मरिक कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्क्रिप्शन ऑफ सुदर्शन लेक इज मेंशन्ड in an inscription of गिरनार जूनागढ़ which was composed for dash achievements of साका रूलर। सुदर्शन झील के वर्णन का उल्लेख गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में किया गया है जिसकी रचना साक शासक की उपलब्धियों डैश के लिए की गई थी। तो किसकी उपलब्धियों के लिए की गई थी, इसमें आंसर हो जाएगा राइट आंसर रुद्रदमन 1। तो जूनागढ़ में जो गिरनार इंस्क्रिप्शन है उसमें सुदर्शन झील में सुदर्शन लेक के बारे में मेंशन किया गया है, और उसमें कौन से
शासक के बारे में, किसके उपलब्धियों के बारे में बताया गया है, उसमें रुद्रदमन वन के बारे में बताया गया है। तो अब हम लोग और भी जो इंडिया में इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं उसको देखेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन से शासक के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट है हांथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, वो कहाँ है, उड़ीसा में है, और इसमें किसके बारे में बताया गया है, कलिंगा रूलर खरवेला के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है जूनागढ़ का, जो कि कहाँ है, गुजरात में है। इसमें किसके बारे में बताया गया है, रुद्रदमन वन के बारे में बताया गया है। और इसमें क्या बताया गया है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे गवर्नर थे, कौन, पुष्यगुप्ता, जिन्होंने क्या बनाया था, सुदर्शन लेक बनवाया था गिरनार के पास में, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है नासिक इंस्क्रिप्शन, कहाँ है, महाराष्ट्र में है। इसमें क्या किसके बारे में बताया गया है, इसमें गौतमी बालासारी के में बताया गया है। और ये किसके बारे में बताता है, ये कौन से एम्पायर से बिलोंग करता है, रिलेटेड है सातवाहना एम्पायर से। नेक्स्ट है इलाहाबाद पिलर, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं, ये कहाँ उत्तर प्रदेश में है। और इसमें किसके बारे में बताया गया है, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है, और इसको कंपोज किसने किया है, हरिसेना ने। नेक्स्ट है भितारी पिलर, जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, इसमें किसके बारे में बताया गया है, इसमें स्कंदगुप्त के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है ऐहोल इंस्क्रिप्शन, जो कहाँ है, कर्नाटका में है, और इसमें पुलिकेशन 2 के बारे में बताया गया है। और इसे लिखा किसके द्वारा गया है, रविकृति के द्वारा लिखा गया है। और इसमें बताया गया है कि पुलिकेशन 2 ने किस तरह से हर्षवर्धन को हराया था, इसके बारे में बताया गया है। ये हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन प्रतिक्रिया रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्राइड और डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो वैसे फर्स्ट ऑप्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये हो जाएगा। लेकिन इसे हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों नहीं है। तो यहाँ पे जो भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसे मैंने रिएक्शन को केमिकल फार्मूला के साथ यहाँ पे लिखा है। तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से वो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। इसके पहले हम लोग देखेंगे कि जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसके अंदर कौन कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन के अंदर में क्या क्या आता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके अपोजिट रिडक्शन में आता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये दोनों जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों एक ही केमिकल रिएक्शन में दोनों प्रोसेस जब होगा, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि जो वो केमिकल प्रोसेस होगा वो एक रिडॉक्स रिएक्शन के अंडर में आएगा। तो हम लोग ये जो सारे 3 टर्म्स हैं उसके हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे कि कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, कौन सा नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग किसके हेल्प से देखेंगे, हम लोग सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हेल्प से सबसे पहले फाइंड करेंगे। उसके बाद अगर उससे काम नहीं चल पाएगा तभी हम लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जाएंगे। देख लेते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना है, और कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होने के बाद किस में टूटा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दोनों ही कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में ही ऑक्सीजन ऐड है, ऑक्सीजन इसमें इंक्लूडेड है, साथ में है। तो इसलिए ये तो रिएक्शन बिल्कुल रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता, डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट एक में ऑक्सीजन रिमूव होना चाहिए और एक में ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वो रिएक्शन क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इसीलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा।
चलते हैं नेक्स्ट पे, जिसमें है डिकम्पोज किसको करना है, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड को, यानी कि वाटर को डिकम्पोज करना है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे किसी में भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। इसलिए इसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से फाइंड करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है जो लास्ट में था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से जो एलिमेंट पे चार्ज आता है, एलिमेंट है सपोज, और इस पे जो चार्ज आएगा, इस पे जो ओवरऑल चार्ज आता है प्लस या फिर माइनस, तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। सपोज इस एलिमेंट पे +2 चार्ज है तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। सपोज इस पे -5 चार्ज है तो ये भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से फाइंड करते हैं और उसे किसी भी रिएक्शन में किस तरह से देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। तो हम लोग सबसे पहले इस जो केमिकल रिएक्शन में डिकम्पोजिशन में देखेंगे इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए आप लोगों को कम से कम 1 से लेकर 30 तक के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए सारे एलिमेंट का, तभी आप लोग किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का 8। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यानी कि इसके ऑर्बिट्स में फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसके बाद इसमें और भी ऑर्बिट नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड जो ऑक्सीजन है उसमें किस तरह से फिल करेंगे, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन फिल करने का कैपेसिटी होता है, 2 मैक्सिमम, और 2 होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन इसमें रिमेनिंग बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 6 चले जाएंगे सेकेंड ऑर्बिट में, क्योंकि जो सेकेंड ऑर्बिट होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने का कैपेसिटी होता है, 8 होता है, तो इसलिए 6 इसमें चला जाएगा। अब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो जो हाइड्रोजन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है यानी कि 4 से कम है, यानी कि अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 से कम होते हैं तो वो एलिमेंट क्या कर देता है, स्टेबल होने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर देता है। और जब लूज करेगा तो कैसा चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो उससे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसलिए हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, +1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन है और 4 से कम होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +1 हो गया। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। तो जो आउटर मोस्ट अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होते हैं तो वो क्या करता है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी कि स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का कमी होता है उतने इलेक्ट्रॉन को वो गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि इस पर कैसा कितना इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका -2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन था और 4 से ज़्यादा होने पे वो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जितने का कमी होता है उतने को गेन करता है और गेन करने पे नेगेटिव चार्ज आते हैं। इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -2 और हाइड्रोजन का हो जाएगा +1। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो केमिकल कंपाउंड में ओवरऑल चार्ज को 0 करने के लिए उसका जो बीच का एलिमेंट होगा, सपोज कि ये A है, B है और C है, तो इस तरह से अगर जो भी एलिमेंट बीच में होते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता रहता है, क्योंकि ओवरऑल चार्ज किसी भी कंपाउंड पे 0 होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का केमिकल रिएक्शन में चेंज भी होते रहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है।
तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल का ओवरऑल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो हाइड्रोजन का चार्ज 0 हो जाएगा और ऑक्सीजन का चार्ज 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो 2 एटम का कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इस तरह से हाइड्रोजन का हो गया +2, ऑक्सीजन का हो गया -2। इधर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसका 0 और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन का है +2 से 0 हो रहा है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, गेन किया होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जब गेन होता है तो क्या बोलते हैं, उसे रिडक्शन बोलते हैं। इसलिए इसका क्या हो गया, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया। उसी तरह से जब ऑक्सीजन का देखेंगे तो -2 से 0 हुआ, यानी कि ये क्या, इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, तभी इसका जो चार्ज है 0 हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन का लूज होता है तो किस में आता है, ऑक्सीडेशन में आता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या बोलते हैं और जिसका रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग अपोजिट हो जाता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है यानी कि हाइड्रोजन, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरह से आई होप कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आया होगा। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड यानी कि वाटर का जो डिकम्पोजिशन है वो कैसा है, वो एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो ये जो सोडियम हाइड्राइड का डिकम्पोजिशन है, जिसका डिकम्पोजिशन जब भी करेंगे तो वाटर के साथ ऐड करने पे ही होगा। तो इसलिए इसका जब चेक करना है तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो NaH है उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और H2O है उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो ऑक्सीजन जब रिमूव होता है तो इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। और जब दोनों प्रोसेस होता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा। इस तरह से हम लोगों ने 3 रिएक्शन को देखा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, और ये लास्ट रिएक्शन है, इसे देखेंगे। तो इसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऐसा कंडीशन नहीं बन रहा रिमूव का और ऐड का। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से ही फाइंड करेंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। तो जिस तरह से मैंने हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का निकाला था, इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का है, वाटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है, इस वाले रिएक्शन में जैसे निकाला था उसी तरह से यहाँ पे भी आप निकाल सकते हैं एटॉमिक नंबर के हेल्प से। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा कितना, +1। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। पोटेशियम का 19 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8 1। आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने तीसरे ऑर्बिट में भी 8 क्यों लिखा, क्योंकि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 18 होता है फिल करने का। आप जानते होंगे आप लोग, 2 8 18 32 इस तरह से बढ़ता है।
तो यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी 18 होता है, लेकिन 18 नहीं है, यहाँ पे 18 नहीं हो पाएगा, इसलिए इसके प्लेस पे 8 ही इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। तो जिस भी ऑर्बिट का मैक्सिमम जितना फिल करने का कैपेसिटी है उतने इलेक्ट्रॉन अगर नहीं हो पाते हैं तो हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो थर्ड ऑर्बिट में इसलिए मैंने यहाँ पे 8 को पुट किया है। तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1, और 1 क्या है, 4 से कम है, इसलिए लूज करेगा, इसलिए इसका कितना हो जाएगा, पोटेशियम का +1 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 हो गया। और क्लोरीन का देखेंगे, क्लोरीन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो क्लोरीन का कितना होता है, 17, और इसका अगर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो जाएगा 2 8 7। तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, और 7 क्या है, 7 है 4 से ज़्यादा, और 4 से ज़्यादा होने पे मैंने क्या बताया था कि वो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा होने में जितने इलेक्ट्रॉन का कमी होगा उतना गेन करेगा, तो इसलिए क्लोरीन का हो जाएगा -1, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसमें -1 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्लोरीन का हो जाएगा -1। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का तो पता ही है -2 होता है। तो इस तरह से सारे का हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर दिया। अब हम लोग देखेंगे इस साइड, राइट साइड देखेंगे तो पोटेशियम का कितना था, +1, क्लोरीन का कितना था, -1। ऑक्सीजन का क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है तो इस पर ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो पोटेशियम है इसका एक एटम है तो इसका +1 है। ऑक्सीजन का कितना है, -2 है एक एटम का, तो 3 एटम यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता रहता है केमिकल रिएक्शन में, तो बीच वाले का हम लोग चेंज करेंगे। तो ओवरऑल चार्ज 0 होने के लिए, ओवरऑल चार्ज 0 करना है तो बीच वाले का कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 हो जाएगा, तभी तो ओवरऑल चार्ज 0 होगा। तो अब हम लोग देखेंगे, और इस साइड क्या है, +1 -1 और ये 0। तो हम लोग देखेंगे पोटेशियम का कितना है, +1, और इस साइड भी पोटेशियम का +1 है, तो इसका भी कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। क्लोरीन का इस साइड है +5 और इस साइड है क्लोरीन का -1, यानी कि +5 से -1 जाना है, तो इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जब गेन होगा तो उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ऑक्सीजन का कितना है, -6, और यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, 0। तो -6 से 0 हुआ, यानी कि ये क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को, इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन को इसे मैं इरेज करके थोड़ा इस साइड लिखती हूँ। इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, -6 से 0 हो रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेगा, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इसमें देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहा है, इसलिए ये भी रिएक्शन कैसा रिएक्शन में आएगा, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन में आएगा। यानी कि अब हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स में है।
जो ये वाला रिएक्शन है पोटेशियम क्लोराइड का है रिएक्शन, वो भी रिडॉक्स रिएक्शन है। फिर ये जो रिएक्शन है सोडियम हाइड्राइड का, वो भी रिडॉक्स रिएक्शन है। और वाटर का डिकम्पोजिशन है, वो भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इस तरह से 3 जो है रिडॉक्स रिएक्शन है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिकम्पोजिशन है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जाम्स के टाइम में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर एटॉमिक नंबर याद होगा तो आप लोग डायरेक्टली उसका ऑक्सीडेशनल स्टेट फाइंड कर सकते हैं। और ऑक्सीडेशनल स्टेट याद होगा तो उसे निकालने का भी नीड नहीं होगा। आप लोग डायरेक्टली ऑक्सीडेशनल स्टेट को लिखकर जल्दी से आप इसे फाइंड कर सकते हैं किसका ऑक्सीडेशनल स्टेट चेंज हो रहा है और किसका नहीं हो रहा है। और उस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन को फाइंड करके आप जल्दी निकाल सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए इतना लिखा, इतना सारा लिखने का नीड नहीं है एग्जाम के टाइम पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973। अब हम लोग जितने भी एक्ट्स हैं उसे देखेंगे कि कौन सा ईयर में स्टार्ट हुआ है। तो इसमें है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 और द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1972 में आया। तो इस तरह से ये जो सारे एक्ट हैं वो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इसे आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, महेंद्र बर्मन वन वॉज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। महेंद्र बर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था। ये था कौन सा राजवंश का शासक, ये पल्लव वंश का था। और हम लोग पल्लव डायनेस्टी से जितने भी इम्पोर्टेंट रूलर थे उन्हें लोगों को देख लेते हैं। तो पल्लव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, सिम्हा बर्मन वन। नेक्स्ट है महेंद्र बर्मन वन और उनके बाद आए नरसिम्हा बर्मन वन। और नरसिम्हा बर्मन वन ने सोर टेम्पल जो महाबलीपुरम में है उसे बनाया था और एम्पायर को एक्सपैंड भी किया था। उनके बाद आए राजसिम्हा पल्लव जिन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल जो कि कांचीपुरम है उसे बनवाया था। और उसके बाद आए नंदी वर्मन टू और लास्ट में आए कौन, पल्लव वंश के अपराजिता वर्मन। ये लास्ट रूलर थे पल्लव वंश के जिन्होंने जो हारे थे किसके द्वारा, अपराजिता वर्मन वन को किसने हराया था, चोला किंग आदित्य वन ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एज ऑफ जुलाई 2023 हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। जुलाई 2023 तक के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं, ये थे कौन, M.K. स्टैलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इंडियाज़ फर्स्ट गोल्फ क्लब वाज लोकेटेड इन विच सिटी। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है, ये है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर द प्रेसिडेंट्स ऑफिस इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रपति कार्यालय के लिए एक शर्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये रॉन्ग है, ये शर्त नहीं है प्रेसिडेंट के लिए। इसमें क्या बोल रहा है कि ही विल नॉट बी इंटाइटल टू यूज दिस हिज ऑफिशियल रेसिडेंस विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट। यानी कि वो अपने रेसिडेंस को, जो ऑफिशियल रेसिडेंस होते हैं, उसे बिना पेमेंट किए हुए नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। वो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑफिशियल रेसिडेंस को विदाउट पेमेंट ही यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सारे कंडीशंस को। प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है उसके लिए कौन कौन से कंडीशंस है। वो इंडिया के सिटीजन्स होने चाहिए, एज होना चाहिए एटलीस्ट 35 ईयर्स, मिनिमम 35 ईयर्स होने चाहिए, और वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होने चाहिए। और क्या होने चाहिए, वो किसी भी जो
पार्लियामेंट का हाउस होता है उसके मेंबर्स नहीं होने चाहिए, यानी कि लोकसभा के या फिर राज्यसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए। यहाँ पे दिया है कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसके लिए एलिजिबल बस होना चाहिए, लेकिन मेंबर नहीं होने चाहिए किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के। और अगर वो मेंबर होंगे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने सीट को छोड़ना होगा। नेक्स्ट क्या है, और प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी दूसरे इनकम के सोर्स को नहीं यूज कर सकते हैं। और उसके बाद है कि जो प्रेसिडेंट हैं उनके सैलरी और अलायंस को कम नहीं किया जा सकता उनके ऑफिशियल टेन्योर में। और लास्ट है कि वो ऑफिशियल रेसिडेंस को विदाउट पेमेंट और रेंट यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, विच प्लेट्यू आर वेरी फर्टाइल एज दे आर रिच इन ब्लैक सॉइल विच इज़ वेरी गुड फॉर फार्मिंग। कौन से पठार बहुत उपजाऊ हैं क्योंकि वे काली मिट्टी से समृद्ध हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन लावा प्लेट्यू। दक्कन लावा प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल पाया जाता है। और दक्कन लावा प्लेट्यू कौन कौन सा स्टेट में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सारे स्टेट में फैला हुआ है। और कुछ पार्ट नॉर्दर्न तमिलनाडु में भी फैला हुआ है। अब ये बना कैसे, ये बना है जब लावा सॉलिडिफाई हुआ तो ये रॉक बना, चट्टान बना। और यही बस जब टूट कर, जब रॉक है जो टूट कर ब्लैक सॉइल का उसका निर्माण हुआ उसी से। और ये कॉटन के ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। और दक्कन जो प्लेट्यू है वो किसका पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, यानी कि जो ये 3 साइड से पानी से घिरा होता है उसका पार्ट होता है दक्कन प्लेट्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, मोहन बीना प्लेयर पंडित विश्व मोहन भट्ट बोन द डैश अवार्ड इन द ईयर 1994। मोहन बीना वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में डैश पुरस्कार जीता। तो मोहन बीना प्लेयर पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन से प्राइज इन्होंने जीता था 1994 में, ये जीता था ग्रामी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एज ऑफ जुलाई 2023 हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट चार्ज। तो जुलाई 2023 तक केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज एन इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन SRO whose primary objective is to work towards the robust growth of the microfinance sector। डैश एक उद्योग संघ और स्वयं नियामक संगठन SRO है जिसका प्राथमिक उद्देश्य माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के मजबूत विकास की दिशा में काम करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है, ये है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क। तो जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है लेंडिंग करना, क्लाइंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करना और सपोर्टिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। इसे कब इस्टेब्लिश किया, 2009 में। और ये इंडिया का फर्स्ट SRO है फॉर किसके अंडर में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जो माइक्रो फाइनेंस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होता है वो एक तरह से बैंकिंग की तरह ही होता है, वो कुछ लोन प्रोवाइड करता है, उस तरह से कुछ काम वो करता है, लेकिन वो कंप्लीट बैंक के अंडर में नहीं होता, वो सेल्फ रेगुलेटरी होता है, वो खुद के अंडर में काम करता है उस तरह से। और इसी का बोला जा रहा है कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के अंडर में ये कब आया है, 2014 में आया है। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क है वो 2014 में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के अंडर में आया है। और जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उसमें आप एक तरह से सुने होंगे जो बजाज फाइनेंस होता है, मुथूट फाइनेंस होता है, ये सब इसके अंडर में आते हैं। और जो MFIN है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में है। और इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन मनोज कुमार नंबियाल, वाइस चेयरमैन है देवेश सचदेव और चीफ CEO हैं आलोक मिश्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी इज एनालाइज्ड बाय कैलकुलेटिंग इट थ्रू नेट कल्टिवेबल एरिया देन व्हाट मेजरमेंट इज कॉल्ड। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। यानी कि जब पॉपुलेशन डेंसिटी को किसके रिस्पेक्ट में एनालाइज किया जाता है, कल्टिवेबल एरिया जिसमें खेती होती है, कल्टिवेबल एरिया के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है तो उसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकता का सही क्रम है। तो इसे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसका आंसर ये 4th ऑप्शन होगा। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, सीजियम है, पोटेशियम है, सोडियम है और लिथियम है। तो एसिडिटी और बेसिसिटी होता क्या है, तो एसिडिटी का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर जितना ज़्यादा H+ आयन को रिलीज करेगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। और बेसिसिटी में होता है कि जो भी कोई भी सब्सटेंस जितना ज़्यादा OH- को रिलीज करेगा उतना ही ज़्यादा वो बेसिक होगा नेचर में। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि वो कौन सा ज़्यादा बेसिक है और कौन सा कम है। तो यहाँ पे मैंने पीरियोडिक टेबल को लगाया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेंड दिया गया है पीरियोडिक टेबल का। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, साइज बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक और एलिमेंट हाइड्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 है। नीचे आने पे क्या होता है, लिथियम है। इस फर्स्ट ग्रुप में देखेंगे तो हाइड्रोजन के बाद क्या है, लिथियम, उसका 3 है एटॉमिक नंबर। तो इसमें कितना ऑर्बिट हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से देख सकते हैं कि जो नीचे से ऊपर से नीचे जाने पे जो ऑर्बिट है वो भी इंक्रीज करता जाता है, इसलिए साइज इंक्रीज करता जाएगा। और साइज जब इंक्रीज करेगा तो आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उतना ही जल्दी OH- को रिलीज करना, उसको निकालना आसान होगा। क्योंकि जो न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर OH- पे नेगेटिव चार्ज है। तो जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही ज़्यादा वो इजीली रिलीज हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से किसका साइज, जिसका साइज बड़ा होगा वही ज़्यादा बेसिक होगा। तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट ग्रुप में क्या क्या है, हाइड्रोजन है, फिर इसे याद रख सकते हैं ट्रिक से, हलीना के रबकस फरियाद, हलीना के रबकस फरियाद। यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो ऊपर से नीचे साइज बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ है सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। तो देख सकते हैं जो सबसे नीचे में है उसका साइज सबसे बड़ा है, यानी कि सीजियम का सबसे बड़ा साइज है। उसके बाद है पोटेशियम का, उसके बाद है सोडियम का और उसके बाद है लिथियम का। तो इसी के अकॉर्डिंग वो बेसिक होगा। तो सीजियम वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, तो ऑप्शन नंबर 4th में ही है, सीजियम जो फर्स्ट में है सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। उसके बाद होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और लास्ट में होगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से हो जाएगा, बेसिसिटीज़ का चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस मोनोसियस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोनोसियस को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, फ्लावर्स हैविंग बोथ एंड्रोसियम एंड गायनेसियम, जिस भी फ्लावर में एंड्रोसियम भी होता है और गायनेसियम भी होता है उसी को क्या बोलते हैं, मोनोसियस बोलते हैं। एंड्रोसियम यानी कि मेल पार्ट और गायनेसियम यानी फीमेल पार्ट। जिस भी फ्लावर में दोनों पार्ट होगा वही होगा मोनोसियस। तो हम लोग देखेंगे मोनोसियस
एक प्लांट का कैटेगरी होता है मोनोसियस और दूसरा होता है डायोसियस। मोनोसियस क्या होता है, जिसमें प्लांट में फीमेल और मेल सेक्सुअल ऑर्गन सेम ही प्लांट में होंगे, सेम प्लांट में होंगे, उसका लोकेशन डिफरेंट हो सकता है लेकिन एक ही प्लांट पे होंगे दोनों पार्ट, उसे बोलते हैं मोनोसियस प्लांट। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, कुकुरबिटा, चारा और कोकोनट, ये सब होते हैं मोनोसियस प्लांट। और डायोसियस क्या होते हैं, जिसमें जो मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, वो सेपरेट डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं, एक ही प्लांट पे इसमें नहीं होता, डिफरेंट प्लांट्स में होता है, तो इसे बोलते हैं डायोसियस प्लांट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI जो लोकेटेड इन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI इज प्रिंसिपल नेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। ये क्या करता है, BCCI है जो क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करने का प्रिंसिपल बॉडी है। इसे कब बनाया गया, 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, रोजर बिन्नी। CEO हैं हेमंग अमीन। वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। सेक्रेटरी है जय शाह। मेंस के कोच कौन है, गौतम गंभीर। और विमेंस के कोच है अमोल मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एग्जाम्पल। संगठन के ग्रेड और इसके उदाहरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये रॉन्ग है। जो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो यूप्लेक्टेला का नहीं होता है। तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यानी कि जो सेल का अरेंजमेंट होता है, उसी को कहते हैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देख लेते हैं डिफरेंट ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के होते हैं। इसमें सेलुलर है, यानी कि सेलुलर वाले में क्या होगा, ओनली सेल होगा, और इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्ज। टिश्यू वाले में क्या होगा, इसमें होगा सेल का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ये होता है टिश्यू लेवल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है क्निडेरियंस। ऑर्गन वाले में क्या होते हैं, इसमें सेल होता है, उसके बाद टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो सेल, टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, इस तरह से बनेगा, तो ये कहलाएगा ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है फ्लैट बॉम्ब्स। और ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसमें कंप्लीट डेवलपमेंट होता है सारे पार्ट का, यानी कि सेल भी बनेगा, टिश्यू भी बनेगा, ऑर्गन भी बनेगा और ऑर्गन सिस्टम भी बनेगा। और इसका एग्जाम्पल होता है हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी का होता है ब्लैडर, किडनी, रेटर्स, ये सब होते हैं ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। और जो सेलुलर वाले में जिसमें ओनली 1 सेल होते हैं, उसे बोला जाता है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एग्जाम्पल है अमीबा। ये सब किस में आते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द प्ले नील दर्पण। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक को लिखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्रा। तो हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी बुक्स हैं उसे देखेंगे और किन के द्वारा लिखा गया। तो यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा है, हरिजन महात्मा गांधी ने लिखा है, नवजीवन महात्मा गांधी ने, हिंदू स्वराज महात्मा गांधी, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी, केसरी बाल गंगाधर तिलक, मराठा बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखा, जवाहरलाल नेहरू, इंडियन बीन्स फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, इंडिया डिवाइडेड राजा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, इंडियन मिरर गोपाल कृष्ण गोखले।
नील दर्पण, दीनबंधु मित्रा, कर्मयोगी, स्वामी विवेकानंद, युगांतर, श्री अरविंदो, वंदे मातरम, अरविंद घोष, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, संवाद कुमुदी, राजा राम मोहन राय। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नरोजी, इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल, इंडियन फॉर इंडियंस, चित्तरंजन दास, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, नयनतारा सहगल। ये हो गए बुक्स एंड ऑथर्स मॉडर्न हिस्ट्री के। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वाज फॉर्म्ड इन 1929 बाय हु अमंग द फॉलोइंग। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब हम लोग जितने भी मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके फाउंडर को देख लेते हैं। अभिनव भारत के कौन है, वीर सावरकर। अलीगढ़ मूवमेंट के हैं सर सैयद अहमद खान। आर्य समाज के हैं दयानंद सरस्वती। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ब्राह्मो समाज के हैं राजा राम मोहन राय। चिपको मूवमेंट के हैं सुंदरलाल बहुगुणा। देव समाज के हैं स्वामी सत्यानंद अग्निहोत्री। होम रूल मूवमेंट के हैं एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। प्रार्थना समाज के हैं, यहाँ पे हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रनाड़े। प्रार्थना समाज की ये हो जाएंगे। रेड क्रॉस के जे.एच. डुनांट। सर्वोदय मूवमेंट के जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय भूदान के हैं आचार्य विनोबा भावे। सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फुले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय। सुलभ इंटरनेशनल डॉक्टर विंदेश्वर पाठक। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम H.P. वलावत्स्की। भूदान मूवमेंट विनोबा भावे। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नरोजी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। इसे इस्टेब्लिश कब किया गया, 1905 में। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान। इसे इस्टेब्लिश कब किया गया, 1928 में। और लास्ट क्या है, ऑल इंडिया किसान सभा। इसे कब बनाया गया, 1936 में बाई सहजानंद और N.J. रंगा ने बनाया था इसे, ऑल इंडिया किसान सभा को। तो ये थे आज के वीडियो का डिस्कशन। CGL 2024 के 9 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का GK GS का क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सारा कंटेंट समझ में आया होगा जो भी मैं यहाँ पे बताई हूँ। अगर कुछ भी डाउट्स हो या फिर कोई भी सजेशंस हो वीडियो के रिगार्डिंग तो उसे आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें, उसे मैं ज़रूर उस चीज़ में सुधार करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।